गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सभी आपके लिए चैप्टर लेकर के आए हैं इतिहास का। किसका? क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर इतिहास का, जो कि हमको बताएगा कि घटनाएं हमारे देश में और हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो हमारे देश में और विदेश में किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई लोगों के अंदर, किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले हमें चैप्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भाई हमसे चैप्टर कहना क्या चाहता है। हमसे चैप्टर क्या कहना चाह रहा है कि चैप्टर कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। किसमें? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। अब राष्ट्रवाद होता क्या है? अब राष्ट्रवाद वो चीज़ होती है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए किसी राजा के द्वारा, भाई राजा ने उसके ऊपर क्या जमाया हुआ है? अधिकार जमाया हुआ, आधिपत्य स्थापित किया हुआ है। तो वो जो है क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? अब राजा क्या करता है? राजा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी आधार पर एक तानाशाह के रूप में उपलब्ध होता है। तानाशाह ही होता है। अब तानाशाह होता है, तानाशाह लोगों को प्रताड़ित भी करता है, प्रजा को। अब जब प्रजा को प्रताड़ित करता है तो प्रजा को प्रताड़ित करेगी। प्रजा कब तक प्रताड़ित होगी? कि जब तक उसकी सहनशीलता है उसके अंदर, तभी तक तो प्रताड़ित होगी। फिर उसके बाद मान लो फ्रांस में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। फ्रांस इस समय आज़ाद हो चुका है। फ्रांस क्या हो चुका है? इस समय आज़ाद हो चुका है। और जब फ्रांस आज़ाद हुआ तो फ्रांस ने क्या किया कि अब यहाँ पे फ्रांस को देखा देखी अब पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि आपको दिख रहा है कि फ्रांस कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। दिख रहा है? ये यूरोप महाद्वीप ही है। और हम कहाँ की बात कर रहे हैं? यूरोप की भी बात कर रहे हैं। मैं आपको, आप लोग मैप देखना, तो मैप में आपको दिखेगा पूरा यूरोप में। जैसे पहले हमने क्या नाम है, जो सत्ता की साझेदारी पढ़ी थी, उसमें अपन ने बेल्जियम का भी पढ़ा था, तो बेल्जियम में भी यूरोप का ही दिया गया था। तो यूरोप के मैप को थोड़ा सा वॉच करना आप लोग सीखें। तो यहाँ पे हम यूरोप की बात कर रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो 1848 में, अब चैप्टर पे आ जाएं, आपको फर्स्ट हेडिंग बाय हेडिंग आपको पढ़ाया जाएगा जो भी है। तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार, अब फ्रांसीसी कलाकार का नाम क्या है? फ्रेडरिक सोर्यू। क्या नाम है? फ्रेडरिक सोर्यू। जो मैं नाम ले रहा हूँ आप उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाएं कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बना दी। अब क्या कर दिया उन्होंने? 4 चित्रों की एक रूपरेखा बना दी कि भाई 4 चित्र उन्होंने बना दिए। इसमें अपने संसार की एक दुनिया बसाई। उन्होंने क्या किया? इसमें उन्होंने एक संसार रचा जो जनतांत्रिक का मतलब होता है कि जनता के द्वारा, या तो जनतांत्रिक आप लोकतंत्र को समझ लो, जनता की जिसमें चले, ठीक है ना। और सामाजिक गणतंत्रों के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया? एक चित्र बनाया, 4 चित्र बनाए। 4 चित्र बनाए। उसके आधार पे आपको फर्स्ट चित्र जो है वो पहले ही दिख रहा है कि यहाँ पर आखिर में हो क्या रहा है। अब आपको ये चित्र बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि हमारी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये मूर्ति खड़ी हुई है, ऊपर से जो है भगवान खड़े हुए हैं, ईसा मसीह आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। नीचे आपको बहुत सारी जनताएं दिख रही हैं और बहुत सारे झंडे भी दिख रहे हैं जनताओं के। आप और फिर उसके नीचे आपको कुछ टूटे हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं? टूटे हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम एक एक करके इस चित्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर में जो सोर्यू ने इस श्रृंखला को, इस चित्र में क्या दर्शाना चाहते हैं। तो आज केवल हम चित्र के कॉन्सेप्ट पे बेस पे ही बात करेंगे, अन्यथा हम बाकी की बातें जो है वो भाग 2, भाग 3, भाग 4 अपन बनाएंगे तो उसमें करेंगे। लेकिन आपने अगर परिचय समझ लिया किसी भी चैप्टर का तो आप सोचें कि आप थोड़ा सा सीख रहे हैं। और देखो अभी मैं भी सीख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी बताते चलें कि मेरी जो गलतियाँ हों आप मुझे कमेंट करें, जो भी चीज़ें तो बताएं। तो मैं पहले चित्र के तौर पर आ रहा हूँ कि उसमें लिखा हुआ है चित्रदन में फ्रेडरिक सोर्यू
कौन था? विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848 में उसने एक सपना देखा कि हमारा भी देश क्या हो, एक राष्ट्रवाद हो, यानी किसी भी राजा का यहाँ पर चलता ना हो, केवल जो सत्ता है वो जनता के द्वारा ही बनाई जाए। जैसे कि अपना अपन लोकतंत्र देखते हैं तो लोकतंत्र में किसकी चलता रहा होता है? जनता का चलता रहा होता है। जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का चुनाव करती है और लोगों को चुनाव करने के बाद उनको चुनती है और तब जाकर के कोई व्यक्ति विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सभी और राष्ट्रपति बनते है ना। तो कहीं ना कहीं जनता का रिलेशन सीधा सीधा यहाँ पर हमको दिखाई देता है। तो इसी तरीके का उन्होंने स्वप्न देखा, किसने? फ्रेडरिक सोरू ने। किसने देखा? फ्रेडरिक सोरू ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसमें आपको इस चित्र में अब सभी उम्र के और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में दिखाई दे रहे हैं, आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप किया करते थे। अब फ्रांसीसी क्रांति जो हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई थी, तो 9th क्लास में जब हमने पढ़ी थी तो आप फ्रांसीसी क्रांति को अगर जिसने नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ करके देखे एक बार। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जब हमने पढ़ा था तो स्वतंत्रता को एक महिला का रूप प्रदान किया जाता था। किसका रूप प्रदान किया जाता था? महिला का रूप प्रदान किया जाता था। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं। ज्ञानोदय का मतलब क्या होता है? ज्ञान का उदय। ज्ञानोदय का मतलब होता है ज्ञान का उदय की मशाल उस महिला के हाथ में, जो मूर्ति जो प्रतिमा खड़ी हुई है उसके एक हाथ में मशाल हमको दिखाई दे रही है। मशाल हमेशा कैसी होती है? जो आग की जलती हुई दिखाई होती है। तो मशाल का आकार तो आप सभी लोग जानते होंगे। और दूसरी हाथ में उसके एक घोषणा पत्र दिखाई दे रहा है। दूसरे हाथ में उसके क्या दिखाई दे रहा है? एक घोषणा पत्र दिखाई दे रहा है, जो कि उनके एक हाथ में दूसरे के मनुष्य में अधिकारों का घोषणा पत्र दिखाई दे रहा है। प्रतिमा के सामने जमीन पर मैंने आपको बताया निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे पड़े हैं, यानी कि जो संस्थान है, जो सरकारी संस्थान है, जो राजा के द्वारा बनाए गए संस्थान हैं, उनका रूप कैसा हो गया है? ध्वस्त दिखाई दे रहा है कि वो सारे क्या हो गए हैं? टूट करके बिखर गए हैं। जब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है तो क्या होता है? आदमी सबसे पहले सत्ता को कुचलने की कोशिश करता है। सत्ता को कुचलने की कोशिश करता है तो जनता का इफेक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है व्यक्ति के लिए। कोई भी राजा हो, अगर वो तानाशाह है, अगर जनता ने चाहा तो जनता से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। आप इस चीज़ को समझें या ना समझें, लेकिन जनता से बढ़कर के कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं होता। हमेशा चाहे राजा हो, चाहे जनता हो, चाहे राजा हो या प्रधानमंत्री हो, चाहे जनतंत्र हो या लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, लेकिन हम जो है किसकी सुनेंगे? जनता की ही सुनेंगे। अगर जनता में विरोध हो गया तो समझो उस राजा की सत्ता डगमगाने लगती है। अगर प्रधानमंत्री मान लो अपने यहाँ पर अपना चलता रहा करें या तानाशाही रूप दिखाएं, जनता को बेवजह बेफिजूल की दंड दें, है ना, और अपनी अपनी चलाएं जो भी है। अगर किसी ने उनके खिलाफ भी बोल दिया तो उसको जाकर के शूट आउट करवा दिया, तो ऐसा अगर प्रधानमंत्री करेगा तो जनता में क्या हो जाएगा? आक्रोश की भावना पैदा हो जाएगी। और आक्रोश की भावना जब जनता के अंदर पैदा हो जाती है तो वो एक विकराल रूप ले लेती है। और फिर क्या होता है? या तो देश का डिवाइडेशन हो जाता है, या उस व्यक्ति को सत्ता पे से उतार करके नीचे हटा दिया जाता है, नीचे ला दिया जाता है। यानी वो व्यक्ति पावर में है, उसको नीचे ला दिया जाता है। तो इसमें जनता के लिए ही सारे नियम और सारे कानून, सारे सामाजिक जितने भी प्रोग्राम हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं? जनता के एक लक्ष्य में बनाए गए हैं। तो इसमें जनता का बहुत इंपॉर्टेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने क्या किया? निरंकुश संस्थानों को ध्वस्त कर दिया और उसके सामने सोरू ने कल्पना दृश्य, अब वो कह रहा है कि कल्पना दृश्य, यानी कि उसने कल्पना की है हमारा एक राष्ट्रवाद होना चाहिए, हमारे यूरोप में भी सभी लोग इंडिपेंडेंट होकर के जिए, किसी भी राजा का कोई भी प्रेशर हमारे पास ना हो, जिसकी पहचान, अब देखो यहाँ पे दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। हम यूरोप महाद्वीप की बात कर रहे हैं। जब आप नक्शे को देखेंगे तो यूरोप महाद्वीप में आपको बहुत सारे एरियाज मिलेंगे, ठीक है, बर्लिन है, फ्रांस है,
इटली है, रोमानिया है, ठीक है, यूक्रेन है, और क्या नाम है क्या नीचे, हाँ सही, हाँ ये नीचे है ना, ये भी है आयरलैंड, हाँ ये रहा फ्रांस है। ये यूरोप राजनीतिक जो मैप है, आप यूरोप का राजनीतिक मैप देखें और उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से देश यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर राष्ट्रभाव की भावना कैसे पैदा हुई। तो ये सारी चीज़ें आप मैप को जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व लगेगा, जाहिर सी बात है। आप एक बार वो मैप को वॉच करना सीखें, ठीक है। जिसकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति में कहीं आगे जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय पोशाक में सब लोग अलग अलग लोग अपनी अपनी किसका यूज कर रहे हैं, पोशाकों का, राष्ट्रीय पोशाकों का यूज कर रहे हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे जुलूस का नेतृत्व भी कर रहे हैं। नेतृत्व कौन करता है, जो नेता होता है असल में, वो लोग नेतृत्व करते हैं। जो जैसे मान लो कि 100 आदमी है, उसमें एक मुखिया होगा या सरदार होगा। सरदार को बोलते हैं अपन नेतृत्व करने वाला, ठीक है ना, या नेता भी बोल देते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने रूस को किसको बोला था, फ्रांस को बोला था, लेकिन मैंने गलत बोला था, ये मेरे को याद नहीं है।